गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पूर्ण स्वराज की घोषणा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़े थे। तो साइमन कमीशन जो 1927 में क्या हुआ था, बनी थी, वो जिसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज सदस्य थे, और वह भारत आया था 1928 को। और सबसे पहली बार वो बम्बे, जो आज का मुंबई कहलाता है, ठीक है, वहाँ आया था। और वहाँ आने के बाद जैसे वो साइमन कमीशन यहाँ पर आया तो भारतीयों ने उससे काले झंडे दिखाकर जोर से विरोध किया गया। ठीक है, और इसका जो अग्रणी कर रहे थे वो लाला लाजपत राय थे, और वो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी उसी दौरान लगाया था 1928 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब उसका घोर विरोध हुआ तो वही पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर का जो वार्षिक अधिवेशन था, साल का अंतिम अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 31 दिसंबर लाहौर में हुए, और उस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। और अतः 26 जनवरी का दिन संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हम सब जानते हैं कि जो प्रतिवर्ष हम लोग 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वही डेट 26 जनवरी सबसे पहले जो 26 जनवरी 1930 को पहला झंडा फहराया गया था। तो इसका जो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन, जो साल का अंतिम अधिवेशन था, और उसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य रखा गया। और उसके कुछ ही दिन बाद देखो 26 जनवरी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और वही डेट से देखो हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को अलग हुआ, उसके लगभग 3 साल बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसी डेट को एग्जैक्ट रखा गया। तब से जाके, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश में जो कानून व्यवस्था, देश को कैसे चलाया जाए, इसके लिए हम लोगों के देश में कोई भी विधि व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लगभग संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, अप्रोक्स 3 साल। और वो 3 साल के बाद लगभग 26 जनवरी, लगभग 3 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा देश का संविधान लागू हुआ। उसके बाद से हमारा देश में कंटिन्यू किया शासन व्यवस्था सही ढंग से चलने लगे। तो इस प्रकार हम लोग को जो सबसे पहली जो ये पूर्ण स्वराज की घोषणा या पूर्ण जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो पहली बार झंडा फहराया गया था, वो था 26 जनवरी 1930 को। पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करते हुए हमारे देश में झंडा फहराया गया था। वही चीज़ तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है कि एक पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई, तो 31 दिसंबर 1929। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन। लाहौर कहाँ है? पंजाब के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की नींव रखी गई। और उसी के कुछ दिन बाद देखो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमारे देश में मनाने का निर्णय लिया। किस दिन लिया? उसी दिन लिया, 31 दिसंबर 1929 को निर्णय लिया, और 26 जनवरी 1930 को वो पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। उसके बाद हमेशा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराता गया, और लास्ट में हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को अलग हुआ, तो वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में वो दिवस मनाने लगा। लेकिन हमारे देश में विधि न्याय व्यवस्था की कमी के कारण लगभग संविधान बनाने में 3 वर्ष लगा, जो बता दिया अभी। उसके बाद पूर्ण रूप से हमारा देश 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसके बाद सही तरीक़ा से विधि व्यवस्था के माध्यम से शासन व्यवस्था स्टार्ट हुआ। तो देखो क्रांतिकारी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निसंदेह वह प्रमुख दल था जिनकी चारों ओर संपूर्ण स्वतंत्रता घूमता रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय का सबसे बड़ा एक दल था जिसकी चारों ओर संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन घूमता रहा। परंतु इस राष्ट्रवाद के साथ ही बंगाल
जो आज का पश्चिम बंगाल है, पंजाब, महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में अनेक गुप्त संस्थाओं का गठन हो रहा था। तो ये उस समय के लिए जो प्रमुख राज्य थे, जिसमें से बंगाल था, पंजाब था, महाराष्ट्र था तथा देश के इधर दक्षिण भाग में भी कुछ कुछ तमिलनाडु, ऐसे बड़े बड़े राज्य थे जो उसका टुकड़ा होकर धीरे धीरे राज्यों में कन्वर्ट हुआ। तो ये सभी में क्या गुप्त संस्थाओं का गठन हो रहा था। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था बलपूर्वक ब्रिटिश सरकार को हटाना। तो कुछ क्रांतिकारी फिर ऐसे भी थे, क्या गर्म दल वाले, वो लोग चाहते थे कि हम लोग अपना अधिकार लड़के ही लेंगे, बलपूर्वक ही लेंगे। और 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक घोड़ा गाड़ी पर यह सोचकर बम फेंका कि इसमें मुजफ्फर का तत्कालीन जज किंग्सफोर्ड जा रहा है। और यहीं से 1908 में जब खुदीराम बोस ने पहली बार किया, और प्रफुल्ल चाकी, तुम लोग नाम सुने होंगे भारतीय इतिहास में, ठीक है, जब ये बहुत सारे मूवी में भी इन लोगों का दिखाया गया है, ठीक है। तो लोग क्या, एक घोड़ा गाड़ी जा रहा था तो उन लोगों को लगा कि वो उस समय के तत्कालीन, जो मुजफ्फरपुर के तत्कालीन कौन थे, जज किंग्सफोर्ड जा रहा है, ऐसे सोच के उन लोगों ने वहाँ पर बम फेंका था। वास्तव में वह गाड़ी किसी अन्य अंग्रेज की थी, बल्कि वो किंग्सफोर्ड का नहीं था, जिसकी पत्नी और पुत्री इस घटना में मारे गए। तो जब वो लोग खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका तो किंग्सफोर्ड न मर के उसकी पत्नी और उसकी पुत्री मारे गए। दसियों में खुदीराम बोस, अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र सत्येंद्र बोस और कुछ अन्य क्रांतिकारी सम्मिलित थे। तो दोषियों में खुदीराम बोस प्रमुख रूप से, अरविंद घोष, उनके भाई बरिंद्र सत्येंद्र बोस और कुछ अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। किसमें, उस बम ब्लास्ट के कांड में, जिसमें एक बैलगाड़ी को, घोड़ा गाड़ी को क्या बम फेंका था, कि क्या सोच के कि उसमें किंग्सफोर्ड जा रहा है, ये सोच के, परंतु किंग्सफोर्ड नहीं, किसी अंग्रेज जिसकी पत्नी और पुत्री उसी घटना में मारे गए। इस घटना में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया, इस घटना में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। बरिंद्र को अंडमान भेज दिया गया। अंडमान में उस समय एक जेल होता था, ठीक है, तो वहाँ पर भेजा गया। खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। तो तीनों को अलग अलग तरह से सजा दी गई। कुछ को अंडमान निकोबार जेल भेजा गया, तो अरविंद घोष को छोड़ दिया गया और खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में युवा क्रांति का ऐलान इकट्ठा किया। देखो, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में युवा क्रांतिकारियों का एक दल इकट्ठा किया। ये देखो, एक युवा क्रांतिकारी दल का गठन किया। किसने? कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल। इसका जो प्रमुख युवा थे वो था विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल। जुलाई 1909 ईस्वी में मदन लाल ने लंदन में भारत के कार्यालय का एक अफसर कर्जन वायली को हत्या कर दी। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। लंदन में कब? 1909 ईस्वी में एक अफसर कर्जन वायली की हत्या। मदन लाल ने कहा, मैंने देशभक्त भारतीय युवकों को अमानवीय फांसी और देश के निष्कासन के बदले के लिए अंग्रेजों का खून बहाने का प्रयास किया। मदन लाल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद मदन लाल को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। जैसे वो अपना खून के बदले खून में लेने का प्रयास किया, उसके बाद उसको फांसी का फंदा देखना पड़ा, उसको फांसी चढ़ा दिया गया। हरदयाल जो 1910 में भारत लौटे थे, वो लाला हरदयाल 1910 में वो लंदन से भारत लौटे थे, ने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित किया। और वह आके पंजाब में एक क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित किया, सबको इकट्ठा करके उसको समझाने लगा। उनके प्रमुख सहायक थे रास बिहारी बोस, अमीर चंद्र और बाल मुकुंद। इसके भी 3 सहायक थे। किसका? लाला हरदयाल का, रास बिहारी बोस, अमीर चंद और बाल मुकुंद।
अमीरचंद को 1911 में फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो अमीरचंद थे उसको 1911 में फांसी, तो देखो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, 1909 में मदन लाल टिंगरा को फांसी दिया गया तथा 1911 में अमीरचंद को फांसी दिया गया। दिसंबर 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के सवारी पर बम फेंका गया। तो उस समय हमारे देश का जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे, इस सवारी पर एक बम फेंका गया। यद्यपि हार्डिंग तो बच गया और इस विस्फोट को गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। उसमें क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग बच गया परंतु उसका जो विस्फोट का गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई दी। भारतीय क्रांतिकारियों ने इन क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेशों में चलाने के महत्व को समझा। भारतीय क्रांतिकारियों ने इन क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेशों में चलाने का महत्व को समझा। इसमें उन्होंने यह लाभ था कि वे अंग्रेजी पुलिस से डरे बिना अपनी गतिविधियों को आराम से चला सकते थे। तो इसमें वो बेनिफिट होता था, यहाँ हम लोग का क्रांतिकारी भी लोग लड़ते थे तो उसमें आत्मबल बढ़ता था और वो बिना डरे अपनी गतिविधियों को आराम से चला सकते थे। अपने क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम द्वारा मैडम भिखारी कामा के प्रयास 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में प्रांतीय सरकार का गठन और लाला हरदयाल के द्वारा सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया, जो भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण। तो याद रखोगे यहाँ कि अपने क्रांतिकारी समाचार वंदे मातरम द्वारा मैडम भिखारी कामा के प्रयास, 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल प्रांतीय सरकार का गठन। तो पूछेगा यहाँ पर 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने किसकी गठन की, तो काबुल में प्रांतीय सरकार की गठन, और लाला हरदयाल ने अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो इसमें से सबसे जो प्रमुख है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने। कहाँ पर, सेंट फ्रांसिस्को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज के वर्तमान उत्तरी अमेरिका कहलाता है। और वो कब बना था, 1915 ईस्वी में। यानी गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने। कब, 1915 ईस्वी में अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले 10 वर्षों में इस आंदोलन के नायक थे चंद्रशेखर आज़ाद। नाम सुने होंगे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में ये भी एक बहुत ही बड़े नायक थे। अगले 10 वर्षों में इस आंदोलन के नायक थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अशफाकुल्ला खां एवं राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो प्रमुख थे यहाँ के उस समय। उसके बाद 10 साल तक इन्हीं लोगों का अपना क्रांतिकारी चला भारत में, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी के नाम तुम लोग सुने होंगे। खासकर तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राम प्रसाद बिस्मिल। ये अशफाकुल्ला खां का नाम तुम लोग बहुत कम सुने होंगे, लेकिन ये भी एक प्रमुख आंदोलनकारी थे, इसके नायक थे। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल एवं अन्य ने काकेरी, एक हत्याकांड हुआ था, ठीक है। काकेरी उत्तर प्रदेश के नज़दीक एक जंजीर खींचकर ट्रेन रोका, वहीं पर उसको काकेरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये काकेरी एक जगह जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो रोशनलाल, ये सब कौन कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, देखो 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल एवं अन्य जो थे। काकेरी उत्तर प्रदेश का एक जगह का नाम, वहाँ पर ट्रेन की जंजीर खींचकर ट्रेन रोकी और उन्हें ट्रेन द्वारा ले जा रही सरकारी खजाने से भरे लोहे की पेटियां उठा ली। क्रांतिकारियों को हथियार और बम निर्माण के लिए धन का आवश्यकता थी। तो जितने भी अंग्रेज सरकार ट्रेन के द्वारा क्या, जितने भी लोहे के सामान लेके जा रहे थे, तो वे ट्रेन की जंजीर खींचकर ट्रेन रोक के उसको ले जाया गया, क्योंकि उसका सख्त जरूरत था बनाना, बम बनाना, हथियार बनाने के लिए। ये सब इन लोगों का प्रमुख है। तो ये कब, तो यहाँ पर काकेरी जो ये हुआ था कि काकेरी के नज़दीक जो जंजीर खींच के ट्रेन पर रखी थी, तो यहीं पर एक काकेरी हत्याकांड भी हुई थी। तो ये कब हुआ था,
25, 9 अगस्त 1925 को ये डेट याद रखोगे। क्रांतिकारियों को हथियार और बम लेने की आवश्यकता थी, ये तो हम लोग देख लिए। काकड़ी षड्यंत्र के लिए 4 लोगों को आजीवन कारावास तथा अशफाकुल्ला खां एवं राम प्रसाद ने 4 लोगों को फांसी दे दी गई। तो देखो इसमें क्या था, काकड़ी षड्यंत्र के लिए 4 लोगों को आजीवन कारावास, उसमें से 4 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया तथा अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 अन्य लोगों को क्या किया, फांसी दिया गया था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले भीड़ पर लाठियां बरसाई। तुम लोगों को जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि साइमन कमीशन का जो विरोध किया था उसका सबसे ज़्यादा घनघोर विरोध किया था लाला लाजपत राय में, जो 1928 में भारत आई थी। तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले भीड़ में लाठियां बरसाई गई। तो जिस समय वो अग्रणी कर रहे थे और विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, उस समय अंग्रेजों के द्वारा उस पर जबरदस्त लाठी प्रहार की गई और उसी लाठी प्रहार के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। बहुत गहरी चोट होने के कारण वो बच न पाए और 1928 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बदले में सरदार भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 में पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। अब इस तरह से जो साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए साइमन कमीशन का विरोध करने लगे लाला लाजपत राय, और उस पर लाठी बरसा के उसको मार दिया गया। इतना ज़्यादा गहरा चोट लगा जिसके कुछ दिन बाद वो मृत्यु हो गई, जिसके गुस्से में सरदार भगत सिंह ने 1928 में एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स, ये भारतीय इतिहास का एक प्रमुख पुलिस अधिकारी था जो अंग्रेज थे, जो 1928 में भगत सिंह के नेतृत्व में उस पुलिस अधिकारी सैंडर्स की भी हत्या कर दी गई। अब 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा, अब 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय असेंबली भवन में बम फेंके गए। तो जो अंग्रेजों के लिए उस समय केंद्रीय जो असेंबली था वो कब, 1929 में बम फेंका गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, कब, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। कोई भी मारा तो नहीं गया, और उन्होंने कहा इनका उद्देश्य हत्या करना नहीं था, वरन बहरों सरकार यानी जो अंग्रेज सरकार, बहरी जो इन लोगों की बात नहीं सुनता था, बहरे को जो नहीं सुनता था, लाहौर षड्यंत्र केस और सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह पर 1928 पर मुकदमा चलाया गया, और इसी मुकदमे में सुखदेव और राजगुरु भी दोषी थे। तो जैसे वो 8 अप्रैल 1929 को क्या असेंबली पे बम फेंका गया, तो उन अंग्रेजों को लगा कि इन लोगों का उद्देश्य था हम लोगों को मारना, लेकिन ये इन लोगों को मारने के उद्देश्य से नहीं फेंका गया था। इन लोगों का कहना था कि हम लोगों का उद्देश्य था कि सरकार को जगाना। तो देखो लाहौर षड्यंत्र और सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह पर जो 1928 में मुकदमा चलाया गया, और इसी मुकदमे पर और 2 प्रमुख थे, कौन कौन, सुखदेव और राजगुरु भी दोषी थे। बटुकेश्वर दत्त को तो छोड़ दिया गया, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्युदंड दिया गया। किसको, बटुकेश्वर दत्त को छोड़ दिया गया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या, मृत्युदंड दिया गया। चंद्रशेखर आजाद, कुछ अन्य क्रांतिकारी अभी भी सक्रिय थे, और ऐसे इन लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को फांसी दिया गया। इस तरह से करते करते हमारे जितने भी क्रांतिकारी वीर धीरे धीरे घटने लगे, मरने लगे। चंद्रशेखर आजाद तथा कुछ अन्य क्रांतिकारी भी अभी भी बहुत ही सक्रिय थे, और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग में थे। पुलिस ने पार्क को ही घेर लिया तथा दोनों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए, और चंद्रशेखर ने आत्मसमर्पण करने की बजाय स्वयं को गोली मार दी। जब उस पार्क में, कंपनी बाग में, चंद्रशेखर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे, तो जब अंग्रेजों को पता चला कि अल्फ्रेड पार्क में थे, तो उस पार्क को चारों ओर से घेर लिया। तो जब दोनों बार से गोलीबारी हुई, और उसमें से कुछ 2 पुलिस अधिकारी क्या हुए, घायल भी हुए, लेकिन जब उसके बंदूक में एक गोली बची, तब चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि
हम अंग्रेज़ों के हाथों मरने से अच्छा कि हम स्वयं ही मर जाएं। इसीलिए उसके अंतिम गोली पर वो स्वयं अपने आप को गोली मार दी और इस तरह से 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार प्रमुख क्रांतिकारी खुदीराम, मदन लाल, अशफाक़ुल्लाह, भगत सिंह आदि ने तो बलिदान देकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अपूर्व सहयोग किया और अपने चेहरों पर मुस्कुराहट और होठों पर वंदे मातरम के साथ उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। इस तरह से गांधी में कुछ जो प्रमुख क्रांतिकारी थे हमारे देश में, वो सभी अपना आंदोलन की ओर थे और इन सब तरह से करते करते वो सभी ने अपने बलिदान दे दी। अब हम लोग देखते हैं दांडी मार्च एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इधर नरम दलियों का अपना सिद्धांत था कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखोगे नमक सत्याग्रह को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। दांडी मार्च एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया। तो यहाँ पर पूछता है 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, क्या क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो फिर भी बोलना है कि 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। और दांडी मार्च कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को। एक ही चीज़ को देखो 3 अलग अलग नाम से पूछता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं तीनों का फेक चीज़ एक ही है, 12 मार्च 1930। तो दांडी मार्च कब शुरू किया गया, 12 मार्च 1930, और वही नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। इसमें मुख्य रूप से नमक कानून को तोड़ना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नमक पर जो कर लगता था, टैक्स लगता था, उसको तोड़ना था, क्योंकि नमक समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करता था। देखो गुजरात में जब नमक वहाँ पर बनाया जाता था तो उस पर भी हमारे भारतवासियों को टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना निर्णय लिया कि हम लोग नमक कानून को तोड़ेंगे और 12 मार्च 1930 को अपना मार्च स्टार्ट कर दिया। उसमें कुल 78 अनुयायी थे। महात्मा गांधी के साथ पैदल चलने वाले कुल 78 अनुयायी थे, जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की, जो गुजरात के समुद्री तट पर एक ग्राम था। तो दांडी एक गुजरात का एक समुद्री तट पर स्थित एक ग्राम है, एक गांव है छोटा सा, और वहाँ पर जाके उन्होंने क्या नमक कानून को तोड़ा। वहाँ पहुंचकर गांधी जी एवं उनके अनुयायी ने नमक कानून का उल्लंघन करते हुए वहाँ पर नमक बनाया और अवज्ञा का यह कार्य भारतीय जनता की अंग्रेजी शासन के अधीन रहने की अस्वीकृति की। इस प्रकार वो कहाँ से कहाँ तक चला था, साबरमती से दांडी तक। कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी पैदल चल के नमक कानून को तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश भर में सर्वत्र हड़तालें एवं प्रदर्शन होते हुए विदेशी सामानों को बहिष्कार एवं शराब की दुकानें बंद कराई गई। तो जैसे जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन सक्रिय होते गया, हमारे देश के प्रत्येक भागों में क्या हुआ, हड़तालें स्टार्ट हो गया, प्रदर्शन हुए, विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानें बंद हुए, ऐसे बहुत सारी चीज़ को बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन की खास विशेषता यह थी कि हजारों की संख्या में स्त्रियां ने विदेशी कपड़ा एवं शराब बेचने वाले दुकान पर धरना दिया। तो हमारे जितने भारतवासी स्त्रियां थी उसमें क्या शराब मतलब हजारों स्त्रियां क्या की, विदेशी कपड़ा तथा शराब बेचने वाले दुकान के बगल में क्या किए, जाके धरना दिए। खान अब्दुल गफ्फर खां जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पर पूछता है कि खान अब्दुल खां का किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो सीमांत गांधी ने खुदाई खिदमदार अथवा ईश्वर के सेवक नामक संस्था का गठन किया और वे लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखो खान अब्दुल गफ्फर खां जो उसका एक प्रसिद्ध नेम थे सीमांत गांधी, और उसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते। वो अहिंसा एवं प्रांतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो देखो खान अब्दुल गफ्फर खां जिसको सीमांत गांधी कहा जाता था, उसने एक
संस्था का गठन किया, ईश्वर के सेवक नामक संस्था का गठन किया और उसको लाल कुर्ती कहते थे। सॉरी, हमने जो कहा था कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर कहाँ है, जबकि ईश्वर की सेवा नामक जो एक संस्था है उसका नाम लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते हैं। वे अहिंसा एवं भारतीय जनता संग्राम के प्रति वचनबद्ध थे और वो हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। उसके ये में वो वचनबद्ध थे। राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने सभी प्रकार के दमनात्मक तरीके अपनाए। तो अंग्रेज सरकार ने हमारे देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के दमनात्मक नीति अपनाए। सत्याग्रहियों पर लाठी चलाए, निहत्थे पुरुष स्त्रियों को भीड़ पर गोलियां बरसाई, इस तरह से बहुत सारे हुड़दंग मचाते रहे। क्यों? आंदोलन को दबाने के लिए। कांग्रेस के समस्त महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया एवं कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। तो कांग्रेस के जितने भी जो अग्रणी नेता थे उस सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया तथा वो कांग्रेस का जो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही वो लोग क्या किया, एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अब हम लोग गोलमेज सम्मेलन, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोलमेज सम्मेलन। आज हम लोग कहाँ तक पढ़े? बस दांडी मार्च एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कब शुरू हुआ, कब तक चला, कितने अनुयायी थे, क्यों चलाया गया, नमक कानून तोड़ने के लिए, ये सभी हम लोग डिटेल्स पढ़ चुके। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन।